माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज टेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ आपके फ्यूचर के 4 काइंड्स के टेंसेस और है इसके बाद अदर टेंसेस। पढ़ते रहिए ग्रामर हमारे चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए आज मैं चलता हूँ अपने टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। कैसे हम पहचानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। देखिए वाक्य के अंत में यदि गागी गे आदि शब्दों का प्रयोग हो, गागी गे जैसे मैं जाऊँगा, तुम पढ़ोगे, वह सोएगा, तो गागी के शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में हो तो हम जान जाते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती शैल और विल, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करने का रूल क्या है, किन किन सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो देखिए आई और बी, ओनली आई और बी प्रोनाउन के साथ हम शैल का यूज करते हैं और अदर प्रोनाउंस ही, सी, इट, यू, दे या कोई भी नाउंस हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं। तो ये है हेल्पिंग वर्ब यूज करने का रूल। फिर देख लीजिए कि आई बी के साथ शैल का यूज और ही, सी, इट, यू, दे या अन्य सभी नाउंस के साथ विल का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर की मदद से हम किसी भी सेंटेंस को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। उसके लिए ही हमें सारी ग्रामर पढ़नी पड़ती है कि चाहे वो वर्ब हो, आर्टिकल हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि बिना पार्ट ऑफ स्पीच की मदद से हम कोई भी सेंटेंस या कोई भी लैंग्वेज अच्छी तरह को ना तो पढ़ सकते हैं और ना उसको एक से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए हम देखेंगे स्ट्रक्चर सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो आपने प्रेजेंट पास्ट में पढ़ा सेम एज वही है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें फ्यूचर में एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब। चूँकि प्रेजेंट और पास्ट के एफर्मेटिव में उसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का यूज नहीं होता। बकाया आपके जितने भी टेंस एफर्मेटिव हैं सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। अब देखिए एग्जाम्पल हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जिससे मैं आज स्कूल जाऊंगा, मैं आज स्कूल जाऊंगा। देखिए फ्यूचर टेंस का तात्पर्य है कि ये भविष्य की घटना या भविष्य की बात को एक्सप्रेस करता है जो घटित नहीं हुई है, जो अननोन है, अनसर्टेन है, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। जैसे मैं आज स्कूल जाऊंगा, ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, अज्ञात है। जाऊंगा, ना जा रहा हूं, ना गया था, जाऊंगा गागी के का प्रयोग है, तो ये फ्यूचर टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल यूज होगी, फिर आएगी वर्ब है जाना, गो के बाद यदि कोई प्लेस दिया है तो गो के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। दूसरा देखिए, तुम कल
बाजार जाओगे। देखिए सब्जेक्ट है यू, यू के साथ बिल, फिर वर्ब है गो टू मार्केट। अब चूंकि कल, कल देखिए दो होते हैं, एक तो बीता हुआ, एक आने वाला। बीता हुआ कल बीते हुए टेंस में यूज होता है, जैसे कि पास्ट टेंस, और आने वाला कल आने वाले टेंस में, अर्थात फ्यूचर टेंस। तो ये फ्यूचर टेंस है, इसलिए इसमें कल की अंग्रेजी टुमारो, और यदि बीता हुआ हमारा टेंस है, पास्ट है, तो इसमें बीते हुए कल की इंग्लिश एस्टरडे प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये है आई सब्जेक्ट तो सेल का यूज, यू सब्जेक्ट तो बिल का यूज। इस प्रकार हम कितने भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल समझने के लिए होते हैं, इनको रटना नहीं होता, स्ट्रक्चर आपको रटना होता है, सेंटेंस रटे नहीं जा सकते। ये तो स्ट्रक्चर की मदद से कोई भी आए आपको वर्ड पावर और उसका स्ट्रक्चर याद हो तो हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? ओनली इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज बढ़ जाता है, बाकी उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। देखिए इसमें सेल बिल के बाद नॉट यूज हो गया, जो नहीं की अंग्रेजी होती है। तो एग्जाम्पल हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे हम? जैसे वे यहाँ नहीं आएंगे, वे यहाँ नहीं आएंगे। वे की इंग्लिश दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, नहीं की अंग्रेजी नॉट, आना होता है कम, और हियर मीन्स यहाँ। और देखिए आज अध्यापक महोदय हमें नहीं पढ़ाएंगे। देखिए अध्यापक महोदय, द टीचर विल नॉट टीच हमें अस, और आज मीन्स टुडे। और देखिए कल वर्षा होगी। ये चूंकि इसमें मौसम प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए मौसम संबंधी वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इसमें एक सब्जेक्ट जिसे डमी सब्जेक्ट कहते हैं, इट का यूज करते हैं, चाहे वो समय संबंधी सेंटेंस हो या मौसम संबंधी। जैसे सिंपल प्रेजेंट में आज सोमवार है, 2 बजे हैं, तो उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम उसमें सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। इट का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। मैं पूरी ट्रांसलेशन पढ़ाने के बाद मैं स्पेशल रूप से आपको इट का यूज पढ़ाऊंगा प्रत्येक टेंस में। कल वर्षा होगी तो इट सब्जेक्ट होगा, इट के साथ विल आएगा। रेन मीन्स वर्षा होना, इट विल रेन, और कल मीन्स टुमारो। चूंकि ये मैं एफर्मेटिव सेंटेंस लग गया और बता रहा हूँ नेगेटिव, इसलिए इसमें नॉट का यूज कर देंगे। कल वर्षा नहीं होगी तो इसमें विल के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा सेंटेंस इट विल नॉट रेन टुमारो। अब देखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते? जब हिंदी वाक्य में सेंटेंस क्या शब्द से प्रारंभ हो, क्या शब्द से प्रारंभ हो तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस नो में होता है, जैसे क्या तुम खाना खाओगे, यस या नो, इसे इंटरोगेटिव कहते हैं। सबसे पहले क्या वर्ड का यूज होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा विल शैल या प्लस सब्जेक्ट,
फिर आएगी V1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे। सबसे पहले यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगी, फिर आएगा सब्जेक्ट टी यू, फिर वर्ब है ईट और फूड। जैसे क्या रीना गीत गाएगी। देखिए क्या रीना, सबसे पहले विल, फिर आएगा सब्जेक्ट है रीना, सिंग वर्ब होगी, ए सॉन्ग माने गीत। ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस 8 टेंसों में बता चुका हूं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज हो। अर्थात इसमें इंटरोगेटिव में तो वाक्य में सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में यूज हो तो हम उसको किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन वर्ड। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर शैल विल से स्टार्ट होता है। डबल इंटरोगेटिव में इतना डिफरेंस है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड और ऐड हो जाता, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हुआ है आज क्या करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट ही, डू मीन्स करना और आज मीन्स टुडे। जैसे डाकिया मेरा पत्र कब लाएगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वैन, कब। अब चूंकि डाकिया पोस्टमैन, तो किसी भी नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज होती है। वैन विल द पोस्टमैन, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, फिर आएगी वर्ब लाना ब्रिंग, और मेरा पत्र माई लेटर। यह है डबल इंटरोगेटिव 5 क्वेश्चन वर्ड के साथ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। अब हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड कौन। यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कौन का यूज हो तो इसका स्ट्रक्चर हर टेंस में थोड़ी अलग हट के होता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड है कि वह क्वेश्चन वर्ड के साथ और सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। यदि वाक्य में कौन या किसने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हु के साथ विल का यूज होता, शैल का नहीं। अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हु यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है, और चूंकि मैं बता चुका हूं कि शैल का यूज तो ओनली आई और बी के साथ होता है, बका कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, उन्हें चलना कौन सिखाएगा। उन्हें चलना कौन सिखाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु के साथ आएगा विल, फिर आएगी वर्ब सिखाना, सिखाना मीन्स टीच। अब आएगा उन्हें, टीच उन्हें की इंग्लिश देम। अब चूंकि जो चलना लिखा ये इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि जिस वाक्य की वर्ब में हिंदी में नानी ने का प्रयोग हो वो इन्फिनेटिव कहलाता है या फिर जीरन कहलाता है। तो यहाँ वाक्य में चलना इन्फिनेटिव है, तो हम टू वाक्य का प्रयोग करेंगे।
हु विल टीच देम टू वॉक। तो ये है, यदि क्वेश्चन वर्ड हु का यूज हो तो स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखिए, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। सबसे पहले कौन, हु, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आएगी वर्ब पढ़ाना, टीच। अब देखिए, मैं पिछले टेंसों में भी इस प्रकार के सेंटेंस कई बार बता चुका हूँ कि किसी वाक्य में यदि दो सब्जेक्ट हों तो उसमें दो सब्जेक्ट, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट। देखिए, जो तुम्हें है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, वैसे तो उसका इंग्लिश ग्रामर में क्या रूल है कि हम वर्ब के बाद यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग बीइंग्स होता है यदि उसको लिखें और इनडायरेक्ट जो लिविंग बीइंग्स होता है इसको बाद में लिखें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज करना कंपलसरी होता है, नहीं तो ग्रामेटिकल के अनुसार इस सेंटेंस को रॉन्ग माना जाएगा। तो ये है हमारा डबल इंटरोगेटिव का सेकंड स्ट्रक्चर हु के साथ। अब देखिए, मैं 4 क्वेश्चन वर्ड और बता चुका हूँ प्रत्येक टेंस में, जो आपके इंग्लिश में हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज 4 क्वेश्चन वर्ड हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। देखिए, हिंदी में हाउ मैनी मीन्स कितनी कितने, हाउ मच मीन्स कितना कितनी, विच मीन्स कौन सा कौन सी या किस, और हुज मीन्स किसका किसके किसके। यदि ये क्वेश्चन वर्ड हों तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, नाउन जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, इसके बाद फिर आती है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर यूज होता है सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी वर्ब, फिर अदर वर्ड। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद यूज होता है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, अदर वर्ड या कंप्लीमेंट शेष रह जाता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम कितना पानी पियोगे। तुम कितना पानी पियोगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कितना, चूँकि पानी अनकाउंटेबल है इसलिए इसके साथ हाउ मच का यूज करेंगे। हाउ मच वाटर, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विल हेल्पिंग वर्ब भी होगी और सब्जेक्ट यू, फिर आएगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। जैसे हुआ है कितनी कल में खरीदेगा। तो देखिए, जैसे कितनी कल में, चूँकि कल में काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो कितनी की इंग्लिश हाउ मैनी यूज करेंगे। हाउ मैनी के बाद ऑब्जेक्ट जो नाउन के फॉर्म है पेंस, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग विल, फिर सब्जेक्ट ही और वर्ब है खरीदना मीन्स बाई। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन, थैंक्स।